हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूड गर्म, जिसको मॉडर्न में ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर से भी कोरिलेट किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में मैक्सिमम हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एआईपीजीटी कम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। मूड शब्द जो है वो मूह धातु से बना है, जिसका अर्थ है संज्ञा विहीन, मूर्छित या फिर विपत्तगामी। वाप्रकाश ने मूड का अर्थ रुद्र गति कहा है। मधुकोश जो टीका है माधव निदान पे, उसमें मूड का अर्थ जो है व्यासक्त गति कहा है। तो इन सभी का अर्थ जो बनता है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। अब परिभाषा पढ़ेंगे मूड गर्भ की। सुश्रुत के अनुसार तमेव कदाचित विवृद्धम असम्यक आगतम अपथ्य पथम अनुप्राप्तम निरस्य मानव। तमेव कदाचित, गर्भस्राव और गर्भपात के जो भी कारण थे, पात नहीं हुआ तो वही अगर निदान स्त्री जो है सेवन करती रहती है तो उससे आगे चलकर गर्भ जो है विवृद्ध मतलब अपने जो साइज से बड़ा हो जाएगा। असम्यक आगतम मतलब जो वेजाइनल कैनाल जो सर्वाइकल ऑस जो है उसमें वो सम्यक असम्यक आएगा, मतलब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन से आएगा। अपथ्य पथ अनुप्राप्तम निरस्य मानम, अपथ्य पथ में पहुंचकर भी वो वहां से निकल पाने में असमर्थ रहेगा। अपान वायु विगुण अपान मोहितम, अपान वायु जो है वो विगुण हो जाएगी। तो ये सारे कारण जो हैं गर्भ को मोहित कर देंगे और इसी को हम लोग मूड गर्भ की संज्ञा देंगे। आचार्य बागवट ने सुश्रुत के अनुसार ही इसका वर्णन किया है। सिर्फ एक जगह पर उन्होंने कहा है कि अनेकाद प्रतिपन्नम। अनेकाद प्रतिपन्नम का मतलब है बहुत सारी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस। तो इनको हम लोग जो है जितनी भी प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, जैसे फुटलिंग प्रेजेंटेशन है, हैंड प्रेजेंटेशन है, उसमें से हम लोग इसे कोरिलेट करेंगे। अब मॉडर्न के अनुसार एक नॉर्मल लेबर के लिए 3P का होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है पावर फ्रैक्शन से। पैसेज, पैसेज क्या है? जिस पैसेज से जब फीटस को जो है वो बाहर की तरफ जहाँ एक्सपेल होना है उसको हम पैसेज कहेंगे। पैसेज वेजाइनल कैनाल भी हो सकती है, पेल्विक कैविटी भी हो सकती है, सर्वाइकल ऑस भी हो सकती है। थर्ड है पैसेंजर। पैसेंजर फीटस है। अब फीटस में क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है? फीटस जो है अपने साइज से बहुत बड़ा है, उसकी प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, तो ये सारी चीजें पैसेंजर में है। तो अगर कभी भी कोई नॉर्मल लेबर होगी तो उनमें ये 3P जो होंगी वो नॉर्मल कंडीशन में होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी P जो है डिविएट है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल लेबर जो है नहीं हो पाएगी और ये लेबर जो है ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाएगी। अब हम पढ़ेंगे जो विवृद्ध गर्भ है उसका क्या मतलब है। विवृद्ध गर्भ को हम लोग एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं फीटस की। जैसे हाइड्रोसेफलिस है, मैक्रोसोमिया है। हाइड्रोसेफलिस में जो बेबी है उसका जो हेड है बहुत बड़ा इनलार्ज रहेगा, उसमें फ्लूइड फिल्ड रहेगा। तो उस वजह से क्या होगा, वो पेल्विक कैविटी के जहाँ पेल्विक बोन के जो डायमीटर है उससे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। मैक्रोसोमिया है, ओवरऑल साइज जो है फीटस का वो बड़ा होना। तो ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है डायबिटिक मदर में। नेक्स्ट है एसाइटिस। तो ये सारे जितने भी डिसऑर्डर है सारे पैसेंजर के डिसऑर्डर है, मतलब ये सारे फीटस के डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है अपथ्य पथ अनुप्राप्तम निरस्यमानम, मतलब कि अपथ्य पथ को प्राप्त तो हो गया है पर उसके बाद भी वो निकल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये एबनॉर्मलिटीज किसकी है? बर्थ कैनाल की। तो बर्थ कैनाल में मैटरनल बोनी पेल्विस भी आ सकता है और सॉफ्ट टिश्यू भी आ सकते हैं। अगर हम बोनी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग पेल्विस को लेंगे। पेल्विस में क्या है? पेल्विस में उसके डायमीटर्स जो हैं, और इसका मोस्ट कॉमन जो हमें डिसीज मिलती है, जो मोस्ट कॉमन हम लोग जो देखने में मिलता है वो क्या है? CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो सॉफ्ट टिश्यू में डिसऑर्डर हैं जैसे सर्वाइकल डिस्टोशिया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर पैसेंजर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें है अगर हमारे पास पेरिनियल रिजिडिटी, पेरिनियम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड होगी तो भी क्या हो जाएगा, उसमें लेबर जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, डिलीवरी डिफिकल्ट होगी। तो ये सारे जो डिसऑर्डर थे ये सारे पैसेज के थे। नेक्स्ट है अपान वायु वैगुण्यम। अपान वायु वैगुण्य को कोरिलेट करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से या फिर यूट्राइन इनर्शिया से। तो ये हमारा एबनॉर्मल पावर है। तो इसमें जो सुश्रुत ने डेफिनेशन दी है उसमें तीनों पीस कवर होती हैं।
नेक्स्ट है उसके अनुसार बागवट के अनुसार अनेकात प्रतिपन्नम। तो अनेकात प्रतिपन्नम में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हैं, जैसे फुटलिक प्रेजेंटेशन, फ्रैंक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। अब इसमें निदान क्या है, तो जो निदान गर्भस्राव और गर्भपात के थे वही सेम निदान जो है मूढ़ गर्भ के भी माने गए हैं। अब ओवरऑल एटियोलॉजी क्या बनती है मूढ़ गर्भ की, तो अगर एबनॉर्मल इन फंक्शन ऑफ यूट्राइन मस्कुलेचर, तो सबसे पहले है कि एबनॉर्मलिटी कहाँ है यूट्राइन मस्कुलेचर में, क्या क्या जो है एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं और किन वजहों से होगी। तो अपान वैगुण्यम, अगर अपान वायु जो है उसका वैगुण्य डिफॉर्मिटी आ जाएगी। विरुद्ध आहार विहार, विरुद्ध आहार विहार के सेवन करने से भी क्या होगा, अपान वायु की विकृति होगी। जहाँ फिर क्या है कि बहुत ज्यादा मधुर आहार सेवन करने से क्या होगा, फीटस का साइज बड़ा हो जाएगा, तो उस वजह से भी क्या हो जाएगा, यूट्रस जो है यूट्रस से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट है गर्भ का संग हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से भी गर्भ का, जब बहुत कम होने की वजह से गर्भ का वही संग मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकते हैं। दैव योग, जहाँ पे ये दैव की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटीज इन पैसेंजर। एबनॉर्मलिटीज कैसे आएंगे पैसेंजर में, विवृद्ध, गर्भ अपने साइज से बड़ा है, असम्यक आगतम, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसकी, अनेकात प्रतिपन्नम, एबनॉर्मल लाई है, एबनॉर्मल पोजीशन है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, तो भी वो पैसेंजर जो है उस पैसेज से डिलीवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटीज इन पैसेज। पैसेज में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी थी जो आयुर्वेद कहता है, उसमें पहला है योनि संवरण। योनि संवरण क्या है कि जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करती है जो सर्वाइकल ऑस है वो डायलेट होती है, पर योनि संवरण में क्या होता है, वो सर्वाइकल ऑस डायलेट नहीं करती। इसको मॉडर्न में जो है सर्वाइकल डिस्टोशिया टर्म दी गई है इसके लिए। नेक्स्ट है बग संकोच। बग संकोच क्या है, पेरिनियल रिजिडिटी, पेरिनियम अगर बहुत रिजिड है तो वहां से बेबी का नॉर्मल डिलीवर होना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद है असम्यक एंड अपथ्यपथ अनिश्चयमाना, मतलब कि असम्यक तरह से आ रहा है, जैसे कोई पहुंच के भी वो बाहर निकलने में जो है वो असमर्थ होगा। अब इसमें संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति इसकी भी गर्भस्राव और गर्भपात की ही संप्राप्ति इसमें भी मानेंगे। तो इसमें निदान सेवन से गर्भ अपने बंधनों से मुक्त होकर गर्भाशय का अतिक्रमण करेगा। गर्भाशय से नीचे आता हुआ यकृत आंत्र प्लीहा विविर से वो नीचे आएगा, जिसकी वजह से कोष्ठ में संक्षोभ मतलब कॉन्ट्रैक्शन होंगी और अपान वायु विगुण हो जाएगी। अपान वायु की विगुणता से पार्श्व कुक्षी वस्ती शीर्ष उदर योनि में शूल अनाह और मूत्र का संग होगा। तो इसके बाद क्या है, तरुण गर्भ का शोणित के साथ स्राव, जहां फिर गर्भ जो है वो मूढ़ गर्भ में चला जाएगा। अब मूढ़ गर्भ के सामान्य लक्षण क्या है, तो सामान्य लक्षण में जो है मूढ़ गर्भ के संग एवं गतियों में सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने जो पार्श्व शूल मूत्र संग आदि का वर्णन संप्राप्ति के अंतर्गत किया है, उसे ही हम लोग सामान्य लक्षण भी इसमें अलग से लक्षण दिए हैं। जैसे मूढ़ करोति पवनम खलु मूढ़ गर्भम शूलम च योनि यथादिशु मूत्र संगम, कि मूढ़ वायु गर्भ को मूढ़ कर योनि एवं उदर में शूल तथा मूत्र संग को उत्पन्न करती है। अब इसके बाद हम मूढ़ गर्भ के सामान्य क्या भेद हैं, तो मूढ़ गर्भ के सामान्य 4 भेद हैं, तथा कीलह प्रतिखुरो बीजकः परिघ इति। तो ये 4 प्रकार के मूढ़ गर्भ के भेद हैं। मूढ़ गर्भ के जो विशिष्ट लक्षण और गतियां हैं वो 8 प्रकार की हैं। अब अष्टांग संग्रह ने 3 प्रकार के संग का वर्णन किया है, उन्होंने गतियों का और वेद का वर्णन नहीं किया है। तो उसने 3 जो संग बताए हैं वो है त्रिविध संगो भवति शिरस्य यज्ञे वा, शिर से संग हो सकता है, अंश से हो सकता है, यहाँ पे जगन से। तो ये क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन, फीटस कैसे कैसे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, जहाँ तो वो हेड से ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। हेड से ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगी कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही है फीटस की, पर उसमें क्या है जैसे फेस टू प्यूबिस वाली प्रेजेंटेशन रहती है, उसकी ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें क्या होगा वो हेड से भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। या फिर क्या है कि हेड जो है पोस्टीरियरली प्लेस्ड है तो भी हेड से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब है अंश से है शोल्डर से, तो अंश से प्रेजेंटेशन कब जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जब वो फीटर जो है ओब्लीक लाइन में होगा, तो जो उसके शोल्डर है वो सबसे पहले जो है इस वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है जगन से, जगन का मतलब है थाई से या फिर बटक से।
अब क्लासिफिकेशन जो आचार्यों ने की है मूढ़ गर्भ की वो इस प्रकार है। पहला है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने स्थिति के अनुसार 4 प्रकार बताए हैं और गतियां इसकी 8 प्रकार की बताई गई हैं। भागवत ने जो है वो सिर्फ दो है जिसमें शिर, अंत और जगन का वर्णन किया है। हारित ने दोष अनुसार 7 प्रकार के मूढ़ गर्भों का वर्णन किया है। अब हम सबसे पहले वाला जो टाइप है कीलक या फिर संकीलक जिसको कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका श्लोक इस प्रकार है। तत्र ऊर्ध्व बाहु शिरा पादो यो योनि मुखम निरुणादि कील इव स कील। कि यो गर्भ क्या है? ऊर्ध्व बाहु शिरा, जिसने ऊपर की तरफ बाहु और शिर को किया हुआ है, साथ बाहु, शिर और पैरों को ऊपर को करके कील की भांति योनि मुख को आवृत किया, मतलब कील की भांति योनि मुख को उसने कवर कर दिया है, उसी को कीलक कहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया। तो ये पीठ से क्या कर रहा है? इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसके बाद है प्रतिखुर। प्रतिखुर में है निश्रित हस्त पाद शिरा काय संगी। तो इसको याद करने के लिए क्या है, जो प्रतिखुर है वो काय से संग करता है और खुर का मतलब है पैर। तो जो भी गर्भ हाथ और जिसमें निश्रित, जिसमें हाथ, पैर और एक शिरा जो है वो बाहर निकल गया है, मतलब उसमें हाथ भी निकल चुके हैं, पैर भी निकल चुके हैं, सिर भी निकल चुका है, पर मध्य का भाग जो है वो क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये स्थिति जो है ऑपोजिट हो जाती है कील के। नेक्स्ट है बीजक। बीजक में क्या है? जो निर्गच्छेद एक शिरोभुजा, जिस गर्भ में एक सिर और एक भुजा जो है वो बाहर निकल जाए, उसको क्या कहेंगे? बीजक कहेंगे। जैसे इस डायग्राम में सिर और हाथ बाहर निकल जाए और बाकी पूरे शरीर से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसके बाद है परिग। परिग क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन करना। यस्तु परिग इव योनि मुखम आवृत्य तिष्ठति स परिग। जो गर्भ योनि मुख को परिग की भांति आवृत करता है उसे ही परिग कहते हैं। तो ये एक अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है। इसमें जो है हॉरिजेंटली जो है फीटस जो है वो यूट्रस में प्लेस्ड रहता है। अब इसके बाद है मूढ़ गर्भ की गतियां। तो गतियां जो है वो 8 प्रकार की बताई गई हैं। हम एक एक करके सारी गतियां पढ़ेंगे इसकी। पहली गति थी कदाचित दाव्याम शक्ति व्याम योनि मुखम प्रतिवद्यते। कदाचित क्योंकि अगर दोनों शक्तियों से गर्भ जो है योनि मुख से बाहर आता है तो उसको क्या कहेंगे? उसकी पहली गति है। तो इसको अगर मॉडर्न में कोरिलेट करेंगे तो ये फुटलिंग प्रेजेंटेशन इन इनकम्प्लीट ब्रीच। अगर हम कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन देखें तो उसमें बटक सबसे पहले आएंगे, पर इसमें क्या हुआ है? जो इनकम्प्लीट ब्रीच है इसमें जैसे 2 पैर जो हैं गर्भ के पहले बाहर निकले हैं, तो ये पहली गति है। सेकंड गति है कदाचित अवुग्ने शक्ति रेकेन। अवुग्न का मतलब है फ्लेक्शन। इसमें क्या है कि एक शक्ति जो हो वो फ्लेक्स है, पर एक शक्ति से क्या है? गर्भ बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये भी फुटलिंग प्रेजेंटेशन है इन इनकम्प्लीट ब्रीच। इसमें सिर्फ 1 फुट जो है वो बाहर निकला है। तीसरी जो पोजीशन है कदाचित अवुग्नम शक्ति शरीरम स्विक देशेन तीरगागतम। इसमें क्या है कि अपनी जो शरीर है शक्ति और शरीर को अवुग्न किया हुआ, मतलब कि अपने शक्ति शरीर को उसने क्या किया है? फ्लेक्स्ड किया है, पर स्फिक देश से वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आने के लिए अग्रसर है। तो प्रेजेंटिंग विद बटक्स इन इनकम्प्लीट ब्रीच विद एक्सटेंडेड लेग्स। इसमें क्या है? उसने अपने शरीर को जिस तरह से डायग्राम में बता रहा है, शरीर को पूरी तरह से फ्लेक्स्ड किया हुआ है और वो उसने लेग्स जो है वो एक्सटेंड की हुई हैं। तो वो स्फिक देश से मतलब बटक से नीचे की तरफ आ रहा है। फोर्थ गति है कदाचित उरा पार्श्व पृष्ठ नम्यतेन योनि द्वारम पिदाया तिष्ठिते। तो जिस प्रकार ये पूरा जो पोजीशन है ये परिग की भांति बनती है, जिसमें चेस्ट फ्लैंक बैक से क्या है? जा तो वो फ्लैंक से चाहे वो चेस्ट से या फिर बैक से उसने क्या किया हुआ? सर्वाइकल ऑस को या यूट्रस को योनि मुख को कवर किया हुआ है और वो परिग की भांति लेटा हुआ है। तो उसमें क्या है? इसमें जो 5वीं गति है उसमें है अंत पार्श्व वृत्त शिरा कदाचित एकेन बाहु नाम। इसमें क्या है कि इसमें गर्भ का एक हाथ बाहर निकल रहा है जहां फिर उसमें कॉर्ड जो है वो बाहर निकल रही है। कदाचित अभुग्नम शिरा बाहुद्वेन
अवगुण शिरा, मतलब उन्हें सिर को अवगुण में सिर को पूरी तरह से फ्लेक्स्ड किया है, पर बाहु दोनों जो है वो बाहर की तरफ योनि मुख से बाहर निकल रही हैं। तो फ्लेक्स्ड हेड विद बोथ हैंड्स और कंपाउंड प्रेजेंटेशन, इसमें हेड और दोनों हाथ जो गति कदाचित अवगुणम मध्यो हस्त पाद शिरोबी, इसमें क्या है कि अवगुण किया हुआ है, फ्लेक्स्ड किया हुआ है मध्य भाग, चाहे वो चेस्ट रीजन है चाहे वो बैक रीजन, उसको उसने फोल्ड करके हाथ पैर और सिरा से वो बाहर आ रहा है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हाथ पैर सिर सबसे बाहर आ रहा है, तो ये देखा जाए ये प्रतिखुर जैसी ही पोजीशन है। लास्ट में है कदाचित एकेन शक्ति नाम योनि मुखम प्रतिपद्यते अप्रेन पायोम, इसमें क्या है कि जो गर्भ है उसकी एक शक्ति योनि मुख से और एक शक्ति पायु मतलब कि एनस रीजन से बाहर निकल रही है। तो उसने क्या किया है कि एक पैर से उसने एनएस को परफोरेट कर दिया हो और वो एनएस से बाहर निकल रही है। तो अंत की जो दो गतियां हैं वो असाध्य हैं। असाध्य मूढ़ गर्भ के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो एक ही श्लोक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को याद करना है। गर्भकोश परासंगो मक्लो योनि समृद्धि हिन्यात स्त्रिय मूढ़ गर्भे जथोक्ता शाप्य उपद्रवा। तो अंतिम की दो गतियां जो हैं वो असाध्य हैं। शेष मूढ़ गर्भों में भी अगर निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो जाएं, मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं, जो असाध्य मूढ़ गर्भ में जितने लक्षण बताए हैं, अगर वो शेष गतियों में भी उत्पन्न हो रहे हैं तो उस पेशेंट का भी परित्याग कर दें। तो इसमें कौन कौन से जो लक्षण है जो मेन है, मक्कल जिसको हम लोग मक्कल छूल, इसको स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, योनि समृद्धि, सर्वाइकल डिस्टोशिया, आक्षेपक एपिलेप्टिक अटैक, काश श्वास ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फिर हाइपरवेंटिलेशन, वात विकार, स्त्री सिर को हिलाए, बार बार स्त्री क्या कर रही है अपने हेड को बार बार स्ट्राइक्स कर रही है, उसकी सारी स्किन जो है कोल्ड हो गई है, निर्लज की वो शेमलेस जो है वो पड़ी हुई है, पूती गंध, उसके मुख से जो है फॉल स्मेल आ रही है, और उसके पैर और हाथों में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। उसने रक्त वर्ण की माला पहने हुए, सपने में रक्त वर्ण की माला पहने हुए, जहाँ फिर रक्त वर्ण के कपड़े पहने हुए अपने आप को देख रही है, जहाँ फिर वो जो अग्नि है उसका कलर जो है मयूर ग्रीवा मतलब ब्लूइश कलर जो है वो देख रही है। तो ऐसे लक्षण अगर असाध्य मूढ़ गर्भ वाली स्त्री को भी उत्पन्न हो जाए तो भी उसका त्याग कर दे, क्योंकि ये सारे लक्षण उसे असाध्यता की तरफ ले जा रहे हैं। अब मूढ़ गर्भ में सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले यरायुपातन में वर्णित जितनी चिकित्सा है वो करें, अथर्व वेद में वर्णित मंत्रों से चिकित्सा, शल्य विशेषज्ञों द्वारा शल्य का निराहरण कराएं, ये वस्ती साध्य व्याधि है इसलिए वातनाशक जितनी चिकित्सा है वो करें, आहरण योग्य व्याधि मतलब इस फीटस का एक्सट्रेक्शन करें, मृत गर्भ में वर्णित चिकित्सा का उपयोग करें। यदि निराहार होने के कारण गर्भ की मृत्यु हो गई है, मतलब अगर ये उपशुष्क या फिर नागोदर जैसी कंडीशन के कारण गर्भ की मृत्यु हुई है, तो स्त्री का मर्दन या फिर अभ्यंग करें। अब इसके बाद है शल्यकर्म चिकित्सा सिद्धांत। जो भी गर्भ का अंग शल्यकर्म में बताया गया कि जो भी गर्भ का अंग है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, उसी अंग को काट कर गर्भ को निकालने। तो हस्त से निकालने के लिए जो चिकित्सा बताई गई है 10 टाइप की इसमें चिकित्सा बताई गई है। उत्कर्षणम, अपकर्षणम, स्थानापरिवर्तनम, उत्कर्तनम, भेदनम, छेदनम, पीडनम, रज्जुकरण, धारण और उद्वर्तनम। मूढ़ गर्भ की चिकित्सा, इसमें चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए? बहुप्रसूता स्त्रियां, जो भी स्त्रियां वहां हो, बहुत बार उन्होंने प्रसव कराया हो और ऐसी चीजें और ऐसे केस उन्होंने बहुत सारे देखे होने चाहिए। किसी विद्वान वैद्य से ही मूढ़ गर्भ जो है उस स्त्री की चिकित्सा करानी है। दृष्ट शल्यहर्ता आदि से शल्य उद्धरण कराने का निर्देश है। जिसने बहुत बार ऐसा मूढ़ गर्भ का शल्य निहरण किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस दिए गए हैं, ऐसे ही सर्जन के पास ऐसे जो ऑब्स्ट्रक्टर लेवर के केस हैं उनको रेफर करना चाहिए। शस्त्र कर्म पूर्व भोजन का निषेध करें। इस पे अगर शस्त्र कर्म करना है तो इसमें भोजन जो है
नील पर ओरली रहना है, इसमें भोजन जो है नहीं ग्रहण करना है। शल्य उदरण के समय स्त्री की स्थिति, तो स्त्री जो है लिथोटमी पोजीशन, जहां से स्पाइन पोजीशन में जब भी एक्सट्रैक्शन हो रहा हो फीटस का उस टाइम उसकी पोजीशन ऐसी रहनी चाहिए, और उसके जो हिप्स है उसके नीचे जो है एक थिक पैड ऑफ क्लोथ जो है उसमें रहना चाहिए। अगर जीवित मूढ़ गर्भ है तो उसमें प्रसव की विधि क्या है? टिल द फीटस अलाइव एवरी एफर्ट शुड मेड टू डिलीवर। अगर जब तक जीवित है फीटस तब तक हर एक एफर्ट, हर प्रयास करना है कि डिलीवरी उसकी हो जाए। पर फिर भी अगर डिलीवरी नहीं होती है तो उस समय हमें मंत्रों का उपयोग करना, और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है च्यवन मंत्र का उपयोग करना है। स्त्री की योनि को कोशन जल से सिक्त करके किन्नम तथा गुड़ को योनि में लेप करना है, योनि का पूरण करना है, यरायु पातन के लिए वर्णित चिकित्सा का उपयोग करना है तथा लांगली को जल में पीसकर नाभि और हाथों पे लेप करना है। अगर मूढ़ गर्भ मृत हो चुका है तो उसमें थोड़ा भी विलंब नहीं करना है, क्योंकि मृत गर्भ की क्षण भर भी उपेक्षा ना करें, क्योंकि वह गर्भ माता को श्वास अवरोध से मरते हुए पशु की तरह ही मार देता है। इसके बाद है गर्भ शल्य उदरण करने में कठिनाई। अब जो वो है मूढ़ गर्भ का शल्य मतलब उसको निकालने में क्या कठिनाई आती है, तो इसमें क्या है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटस इज मोस्ट डिफिकल्ट। मतलब कि जो मूढ़ गर्भ व्याधि है ये सबसे कष्टतम व्याधि है। और ये क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि बाकी शल्यों की तरह ये दिखता नहीं है। हमें अपनी मैनिपुलेशन जो अपने जो क्लिनिकल वो है एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे हमें मैन्युअली देखना पड़ता है, विदाउट विजुअलाइजिंग एनीथिंग। हमें पैल्पेट करके ही हमें बताना पड़ता है कि फीटस की क्या पोजीशन है, इसलिए गर्भ शल्य उदरण करने में कठिनाई आती है। इसके बाद है गर्भ शल्य उदरण से पूर्व अधिपति से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर हम किसी फीमेल को अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन लेबर में है जहाँ फिर ऐसा लग रहा है कि उसका फीटस जो है डेड हो चुका है और हमें डेड फीटस को निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंसेंट लेनी है, कंसेंट फॉर्म भरना है जिसमें उसके हस्बैंड की, जहाँ फिर अगर हस्बैंड नहीं है तो उसके जितने भी गार्जियन है उनकी जो है कंसेंट लेनी है। अब इसके बाद है कि जो हस्त उसमें मेथड ऑफ इंसर्शन ऑफ हैंड, अगर हमें पैल्पेट करना है तो किस तरह से पैल्पेट करना है वेजाइनली। द वेजाइना एंड हैंड शुड बी लुब्रिकेटेड विद द म्यूकिनस सब्सटेंस, मतलब जितने भी पिच्छिल द्रव्य है उनसे हाथों को पूरी तरह से लिप्त करके, जैसे कि शाल्मली और घृत से लिप्त करके ही हमें पीबी करनी है और देखना है कि जो फीटस की पोजीशन क्या है। योनि शुड बी ओपन विद द हेल्प ऑफ तर्जनी एंड मिडिल फिंगर, मतलब जो तर्जनी उंगली है हमारी और मिडिल फिंगर है उससे हमें योनि का खुद मतलब कि जो इंट्राइटस है उसको ओपन करना है, और तब उसके बाद शाल्मली घृत को ऊपर लिप्त करके ही हमें पीबी करनी है। अब कौन कौन से शस्त्र यूज करेंगे मूढ़ गर्भ के लिए, तो सबसे पहले है मंडलाकर शस्त्र। ये सर्कुलर नाइफ है और यही यूज करनी है हमें मूढ़ गर्भ का छेदन करने के लिए। इसमें हमें वृद्धि पत्र को यूज नहीं करना है क्योंकि वो बहुत तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण शस्त्र से अदर जो वो ऑर्गन है उनमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है अंगुली शस्त्र। अंगुली शस्त्र क्या है? फिंगर नाइफ। इसमें एक रिंग है जिसके ऊपर छोटी सी नाइफ लगी होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में शंकु हुक। ये हुक टाइप है कि अगर किसी का एक हैंड निकल गया है दूसरा नहीं निकल रहा है तो उसको हुक से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है कि जीवित गर्भ छेदन का परिणाम। अगर जीवित गर्भ का छेदन कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अगर अलाइव फीटस शुड नेवर बी स्प्लिट और कट बिकॉज ड्यू टू रेंडिंग द फीटस किल द मदर एंड डाइज इटसेल्फ। इसमें क्या है कि अगर जीवित गर्भ का हम छेदन करेंगे तो वो अपनी माता को भी मार देगा, पर अगर अत्यायिक अवस्था है तो जीवित गर्भ का भी धारण कर सकते हैं। मूढ़ गर्भ शल्य उदरण के पश्चात चिकित्सा। जब एक बार एक्सट्रैक्शन हो गया है फीटस का तो उसके बाद स्त्री को उष्ण जल से सिंचन कराएं, योनि में स्नेह का पिच्चू धारण कराएं, अभ्यंग कराएं, पान भोजन के रूप में बला तेल हितकारी है, वातहर औषधियों का प्रयोग करें तथा सूतिका परिचर्या मूढ़ गर्भ में 4 मास की हो जाएगी। अब मूढ़ गर्भ में उदर विपाटन।
मूड गर्भ में सबसे पहले लेप्रोटमी और सी सेक्शन का वर्णन मिलता है। वस्तमार विपन्नायाम कुक्षि प्रस्पंद्यते यदि तत्क्षणे यन्म काले ततम क्षिप्रम त पाटेत उदरे विश्यका। Women who died during labor just killed goat. If quivering of abdomen still persists, abdomen immediately open and fetus extracted. अगर लेबर के टाइम पे वुमेन की डेथ हो जाए और उसके जो फीटस है उसमें हार्ट बीट प्रेजेंट हो तो इमीडिएटली एब्डोमेन ओपन करके फीटस को बाहर निकाल लें। अगर कोई किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है।